हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2023 में आई हुई मूवी भीड़ की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लॉकडाउन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रवासी लोग अपने घरों को वापस लौटने के लिए आ रहे हैं। हाईवे में पुलिस की कड़ी नाकेबंदी की वजह से प्रवासी लोग ट्रेन की पटरी वाले रास्ते पर चलकर आने के लिए मजबूर हैं। वहीं पर एक लड़की के पैर पर चोट लग जाती है और सभी प्रवासी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पटरी पर लेट जाते हैं। रात के वक्त ट्रेन आ जाती है और 16 प्रवासी की मौत हो जाती है। अब कहानी एक महीने पहले की होती है, जहां पर हम एक लड़की रिंकी को देखते हैं, जो अपने शराबी पिता से कहती है कि व्हाट्सएप पर खबर आई थी कि आज बस खाली रहेंगी, लेकिन यहाँ पर तो एक भी बस खाली नहीं लग रही है। और वहीं पर हम वॉचमैन बलराम त्रिवेदी को देखते हैं, जो अपने बॉस को फोन कर मदद मांगता है, क्योंकि उसके बॉस का भाई रेलवे में बड़ा बाबू था। तभी वहां पर पुलिस लोकल्स पर लाठीचार्ज कर देती है। इसी भीड़ के बीच सोनिया नाम की एक लड़की फंस जाती है, जिसकी बेटी नव्या अपने स्कूल में फंसी थी और उसे लॉकडाउन के वजह से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। सोनिया अपनी बेटी को लेने के लिए गाड़ी से जाना चाहती है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से और पुलिस की पाबंदी की वजह से वह अपनी बेटी नव्या से मिलने नहीं आ पाती। और इस भीड़ की कवरेज पत्रकार विधि प्रभाकर कैमरामैन नासिर के साथ करती हैं। जिसके बाद हम पुलिस इंस्पेक्टर यादव जी को देखते हैं। यादव जी अपने साथ पुलिस इंस्पेक्टर सूर्य कुमार सिंह को लेकर एक गांव आता है, जहां पर एक आदमी के बेटे को सरपंच के भाई ने महज इसलिए मारा क्योंकि वह मंदिर के आगे नल से पानी लेने गया था। वह छोटी जाति का था, इसलिए प्रधान के आदमी ने उसे मारा था। जिस पर यादव सूर्य को मदद करने के लिए भेजता है और प्रधान के भाई का नाम पूछता है, जहां पर बुजुर्ग उसका नाम दिनेश बताता है। यादव दिनेश के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखता है, लेकिन बुजुर्ग को आश्वासन देने के लिए सूर्य कुमार सिंह उससे झूठ बोल देता है कि यादव जी आपकी एफआईआर जरूर लिखेंगे। अब रास्ते में यादव जी सूर्य कुमार से पूछते हैं कि तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया, जिस पर सूर्य कुमार बोलता है कि सर मेरा नाम मेरे पिताजी ने बदल दिया। जिस पर यादव सूर्य कुमार से पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, जहां पर सूर्य अपने पिता का नाम गौतम लाल टीकस बताता है। टीकस नीची जाति का प्रतीक था, जिसे सोचकर यादव हंसता है। जिसके बाद यादव तेजपुर के डॉक्टर से मिलता है, जहां पर डॉक्टर अस्पताल में जगह की कमी होने की वजह से पास के विद्यालयों में लोगों को क्वारंटाइन करने की बात यादव से कहता है। यादव सूर्य कुमार से सिचुएशन को संभालने के लिए कह देता है। इधर हम दुबे जी को देखते हैं, जो बलराम से बताता है कि तुम्हारे भाई नरेश का बुखार नहीं उतर रहा है, हमें तो लगता है कि इसे कोरोना है। जिस पर बलराम कहता है कि यह तो विदेश भी नहीं गया था, तो इसे कोरोना कैसे हो जाएगा। जिस पर दुबे कहता है कि कोरोना तो लिफ्ट छूने पर, यहाँ तक कि नोट छूने पर भी लोगों को हो रहा है। जिसके बाद हम सोनिया को देखते हैं, जो अपनी बेटी नव्या को समझाती रहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ। और इधर रिंकी अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर जा रही होती है, जहाँ पर उसका पिता साइकिल से उतरकर उल्टी करने लगता है। जिस पर रिंकी कहती है कि तुम इतनी क्यों पी लेते हो, खाना तो तुम खाते नहीं हो, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। जिसके बाद सूर्य कुमार सिंह अपने घर जाता है, जहां पर उसे उसकी प्रेमिका रेणु शर्मा मिलती है, जो सूर्य कुमार का इंतजार कर रही थी। सूर्य कुमार जब घर आता है तो रेणु कहती है कि मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए मेरे चेहरे से ग्लो चला गया, लेकिन एक कप कड़क चाय अगर बना दो तो मैं फिर से और सुंदर दिखने लगूंगी। जब सूर्य कुमार चाय बनाने किचन में जाता है तो वहां पर रेणु उसे छेड़ देती है और फिर रेणु और सूर्य कुमार दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन सूर्य कुमार को दिक्कत होती है और वह रेणु को अपने ऊपर से हटा देता है। वह रेणु से कहता है कि मुझे सेक्स डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जिस पर रेणु कहती है कि ऐसा नहीं है, सारी समस्या तुम्हारे दिमाग की है, जब तुम स्ट्रेस फ्री रहते हो तो बवाल मचा देते हो। और इधर दुबे बलराम को बताता है कि सारे स्टेट ने अपने यहाँ प्रवासियों को एंट्री देने से मना कर दिया है, और इस चीज को सुनकर बलराम को दुख होता है। इधर कुछ देर बाद सूर्य कुमार का मूड बन जाता है और वह रेणु को धनाधन झटके मारते हुए पेल देता है, जिससे रेणु खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हारे दिमाग जब ठीक होता है तब तुम बवाल काट देते हो। इधर रिंकू को एक व्यक्ति महेंद्र मिलता है, जिसे रिंकू पूछती है कि मुझे पता चला है कि गाड़ी के अंदर लोगों को भर कर ले जा रहे हैं, जहां पर महेंद्र कहता है कि बेटी पास में ही गोपाल नाम का आदमी लोगों को ले जा रहा है, वहां पर तुम बोल देना कि मुझे महेंद्र ने भेजा है, वह तुम्हें ले जाएगा। जब रिंकी गोपाल से मिलने के लिए जाती है और वह पूछती है
तो गोपाल रिंकी से 3,500 रुपये मांगता है। रिंकी पैसे के लिए अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उसे मुझे दो, लेकिन उसका पिता उन पैसों को अपनी दारू पर खर्चा कर दिया था, जिससे रिंकी नाराज हो जाती है। इधर हम रेणु शर्मा को देखते हैं जो सूर्य कुमार से कहती है कि तुम मेरे साथ भाग जाओ, नहीं तो मेरे पिता मेरी शादी किसी और से कर देंगे। जिस पर सूर्य कुमार कहता है कि प्यार तो तुमने अकेले नहीं किया था, अब इसको स्वीकार करना तुम्हारे ऊपर है। अपने पिता से कहो कि तुम मुझे चाहती हो और अगर तुम्हें इतनी ताकत नहीं तो जहां वह कहें शादी कर लो। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर राम सिंह से मिलता है। राम सिंह सूर्य को थाना प्रभारी बनने की बधाई देता है और फिर सूर्या चेक पोस्ट का दौरा करने चला जाता है। तभी राम सिंह के पास नव्या की मां सोनिया अपने ड्राइवर कन्हैया के साथ आती है। वह राम सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि उसे चेक पोस्ट से बाहर जाने दिया जाए, पर सोनिया का ड्राइवर कन्हैया राम सिंह को पैसे की लालच देता है। राम सिंह 5,000 रुपये लेकर उसे छोड़ने की बात सोचते हुए सूर्या के पास जाता है, पर सूर्या बाहर देख रहा होता है। जहां पर जब राम सिंह देखता है तो वहां पर उसे हजारों की भीड़ में लोग आते हुए दिखते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और सूर्या सभी पुलिस ऑफिसर से बैरिकेड लगाने को कह देता है और पास के ही मॉल का दौरा करने जाता है, जहां पर वह अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर यादव जी को फोन कर स्थिति के बारे में बताता है। पर यादव जी अपने माता और पिता को अस्पताल में एडमिट कराने जा रहे थे क्योंकि उन्हें बुखार था, इसलिए वह सूर्य से थोड़ी देर बात करने के बाद फोन काट देता है। अब इधर बस में बलराम को एक लड़की फेसबुक में आई हुई न्यूज़ बताती है कि प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए सरकार ने एक मीटिंग रखी है, जिस पर बलराम गाड़ी तेज चलाने को कहता है। अब अगले दिन तेजपुर चेक पोस्ट पर भानुपुर के विधायक सोमेश सिंह का छोटा भाई पुष्पेश सिंह आता है और सूर्या से कहता है कि हमें अंदर जाने दीजिए, पर सूर्य पुष्पेश सिंह को बाकी सभी लोगों की तरह अंदर आने से मना कर देता है। जिसके बाद बलराम राम सिंह से पूछता है कि साहब, हम लोगों के लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसके बारे में आप कुछ बताइए। राम सिंह कहता है कि हम लोग आप ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब कुछ पता चलेगा तब आपको बता देंगे। जिसके बाद वहां पर पत्रकार विधि प्रभाकर कैमरामैन नासिर के साथ पहुंच जाती है और उस इलाके में ठहरे हुए सभी प्रवासियों से उनका इंटरव्यू लेती है। जिसके बाद पुष्पेश सिंह राम सिंह से कहासुनी कर लेता है और उसका साथ बलराम भी देता है। राम सिंह के ऊपर पुष्पेश सिंह गाली देने का झूठा इल्जाम लगाता है। स्थिति गंभीर होने पर सूर्या पहुंच जाता है और राम सिंह की तरफ से माफी मांगते हुए मामले को शांत करता है और सभी को मास्क लगाने को कह देता है और फिर वह पत्रकार विधि प्रभाकर के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि गाली गलौज वाले सीन को रिपोर्ट ना करें। जिस पर विधि कहती है कि ठीक है सर, मैं आपका आज कहना मान लेती हूँ, लेकिन एक दिन आपको भी मेरा काम करना होगा। जिसके बाद सूर्य राम सिंह से कहता है कि आपने मिनिस्टर को गाली क्यों दी, जिस पर राम सिंह गाली देने से साफ इनकार कर देता है, पर सूर्या नहीं मानता। तभी वहां पर रेणु शर्मा चली आती है। रेणु शर्मा उस जगह पर मेडिकल कैंप लगाना चाहती थी ताकि वहां पर आए हुए लोगों की मदद की जा सके। वह माल के पास ही अपने मेडिकल कैंप को लगा देती है। इधर सूर्या को आनंद नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो बोलता है कि सर, हमारे बस को जाने दीजिए, क्योंकि उस बस के अंदर 9 लोग बहुत बुरी हालत में हैं। वे सभी बुखार से पीड़ित हैं। जिस पर सूर्या राम सिंह को बस के सभी लोगों को चुपचाप निकालकर सैनिटाइज करने का आदेश देता है, लेकिन राम सिंह और उसके साथी सैनिटाइजर के बड़े टैंक से भारी मात्रा पर सैनिटाइजर लोगों के ऊपर पूरे प्रेशर के साथ छोड़ते हैं, जिससे वहां पर प्रवासियों का जमावड़ा हो जाता है और सूर्या टैंकर को बंद करवाता है। वहीं पर बलराम पुलिस वालों को अपने बस के अंदर नहीं जाने दे रहा था, जिस पर जब राम सिंह जोर देता है तो बलराम नाराज होकर उसका हुलिया बदल देने की धमकी देता है। जिस पर सूर्य बलराम को डांटता है और वहां पर रेणु आ जाती है जो बलराम को आश्वासन देती है कि हम लोग डॉक्टर हैं और तुम्हारे भाई की जान बचाने में हम उसकी मदद करेंगे। जिस पर रेणु की बात पर यकीन करते हुए बलराम अपने भाई नरेश को रेणु को सौंप देता है। जिसके बाद पुष्पेश सिंह सूर्य से बात करने के लिए कहता है, लेकिन सूर्या पुष्पेश को समझा देता है कि मेरे रहते हुए यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक बराबर नियम है और मेरा नाम सिंह साहब नहीं, सूर्य कुमार सिंह टीकस है। जिस पर पुष्पेश सिंह कहता है कि यह तो टीकस है, मैं तो इसे अपनी बिरादरी का समझता था। जिसके बाद दुबे जी बलराम से कहता है कि बच्चे भूखे हैं, जहाँ पर बलराम विश्वेश को खाना लाने के लिए भेजने को बोलता है। सूर्या को पुलिस ऑफिसर वीडियोस दिखाते हैं जहाँ पर न्यूज में चलता रहता है कि देश में कोरोना मौलाना ने फैलाया है और इधर एक आदमी तंग आकर अपने बच्चों को खाना मांगने पर मारने लगता है, जिसे बलराम समझाता है और कहता है कि वह तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो, अपने बच्चों को मारने से नहीं बल्कि प्यार से समझाओ। जिसके बाद वहां पर सीमेंट वाली गाड़ी आ जाती है, जिसकी जानकारी मिलते ही
सूर्या सीमेंट की गाड़ी को चेक पोस्ट से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है और गाड़ी के अंदर से आवाज आती है। जहां पर वह सीमेंट की गाड़ी को खुलवाता है और उसके अंदर पहले से ही काफी लोग छुपे हुए थे। वह सभी एक एक कर बाहर निकलते हैं और उस गाड़ी के अंदर रिंकी अपने पिता के साथ रहती है। रिंकी के पिता को चोट लगी होती है तो सूर्या उसके इलाज के लिए रेनू को बुलाता है। कुछ मौलाना बस के अंदर बच्चों को खाना बांट रहे होते हैं। जब बलराम देख लेता है तो वह सभी बच्चों के हाथ से खाना लेकर मौलाना को वापस दे देता है और कहता है कि क्या तुम सभी भूखे मर रहे हो? जिन लोग की वजह से कोरोना फैल रहा है उन्हीं से तुम खाना ले रहे हो? तुम सभी भिखमंगे हो क्या? जब सूर्या को बच्चों की हालत के बारे में पता चलता है तब वह मदद के लिए यादव जी के पास फोन करता है, जहां पर यादव जी अपने माता पिता को हॉस्पिटल ले आए थे, पर बेड की कमी की वजह से जमीन में ही उन्हें बेड मिल जाता है। यादव जी सूर्य को समझाते हुए कहता है कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को जमीन पर आज बेड मिला है। जब तक इनके सांसें चल रही हैं तब तक मुझे लग रहा है कि मैं इनके साथ, जब इनके सांस बंद हो जाएंगे तो इन्हें एक प्लास्टिक में भर कर अस्पताल वाले खुद फूंक देंगे। इसलिए ज्यादा मत, खुद को जितना बताया गया है उतना काम करो। जिस पर सूर्या पूछता है कि सर, प्रवासियों के लिए जो मीटिंग चल रही थी उसका क्या हुआ? जहां पर यादव कहता है कि ऐसी कोई मीटिंग चल ही नहीं रही थी, यह सब अफवाह है। बलराम बच्चों की हालत को बिगड़ता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है और वह मौलाना से मदद मांगता है, लेकिन मौलाना कह देता है कि उसने सारे खाने के पैकेट्स को बांट दिया है। जिसे दुखी होकर बलराम सूर्या के पास पहुंच जाता है और सूर्या से कहता है कि साहब, मैं पहले भी मॉल पर काम कर चुका हूं, मुझे पता है कि इस मॉल के अंदर कई सारे फूड पैकेट्स होंगे। आपको 1 घंटे के अंदर यह सभी फूड पैकेट्स लाने होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस मॉल में लूट मचा दूंगा। जहां पर राम सिंह बलराम को डंडा मारते हुए कहता है कि क्या तुम नक्सल बनना चाहते हो? लेकिन बलराम सूर्या को धमकी देते हुए बाहर चला जाता है। पत्रकार विधि सूर्य को एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है, पर सूर्या इंटरव्यू देने से मना कर देता है और कहता है कि आपका एक छोटा सा शो चलाने के लिए हम लोग अपना इतना बड़ा शो तो नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं आपका शो पर नहीं आऊंगा। और हाँ, मैंने आपको गाली गलौज करने वाली कवरेज को दिखाने से मना किया था, लेकिन अब आप उसे दिखा सकती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होऊंगा और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी इससे कहीं अधिक है। 1 घंटा पूरा होने के बाद बलराम अपने दोस्तों के साथ मॉल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। राम सिंह और सूर्या उसे रोकते हैं, लेकिन बलराम के आदमी राम सिंह को पकड़ लेता है और बलराम सूर्या के ऊपर गोली लगा देता है और उसे कहता है कि आज अगर तेरे ऊपर यह वर्दी न होती तो मैं तुझे जान से मार देता, टीकस कहीं का। और यह जाति विरोधी बात को धक्का सूर्य कुमार को लगता है। बलराम गोली लेकर मॉल के अंदर घुस जाता है। उधर पुलिस ऑफिसर राम सिंह मॉल के बाहर अपने लोगों को लगा देता है और तभी वहां पर यादव जी पहुंच जाते हैं और सभी लोग बलराम को नक्सल घोषित कर उसका इनकाउंटर करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में ही सूर्य आ जाता है और यादव जी से 5 मिनट का समय मांगते हुए बलराम से बात करने जाता है। इधर सोनिया रिंकी और उसके पिता का पीछा करते हुए गाड़ी आगे निकालती है, जहाँ पर रिंकी पानी के अंदर साइकिल से गिर जाती है और कन्हैया उसकी साइकिल को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन सोनिया कन्हैया के ऊपर काफी चिल्लाती है क्योंकि वह लेट हो रही थी और रोने लगती है। जिस पर कन्हैया कहता है कि मैं समझता हूँ आपके दुख को, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि आपके दुख से बचाने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर सोनिया और रोने लगती है और कन्हैया से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। बलराम के पास सूर्या पहुंच जाता है और वह बलराम को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह चाहे तो सूर्या को मार सकता है। बलराम सूर्या पर यकीन नहीं करता था और यादव अपने लोगों को सूर्या के कहने के बावजूद मॉल के अंदर बलराम को मारने पहुंच जाता है, जहां पर बलराम सूर्या के सर पर बंदूक लगाकर भागने में कामयाब हो जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि यह सारी योजना सूर्या ने खुद बनाई थी। सूर्या बलराम को खुद को धक्का देने को कहता है और उससे बोलता है कि यह गाड़ी 4-5 किलोमीटर दूर चला लेने के बाद तुम इसे फेंक कर भाग जाना, जहां पर बलराम सूर्या को जमीन पर धक्का दे देता है और भाग निकलता है। सूर्या के पास यादव पहुंच जाता है और वह उससे पूछता है कि मुझे पता है तुमने बलराम को जानबूझकर भगाया है, और फिर उसे 2-4 तमाचे जड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें हीरो बनने का शौक है। जिस पर सूर्या बोलता है कि हाँ सर, मुझे हीरो बनने का शौक है, और मुझे ही क्यों, आपको भी हीरो बनना चाहिए। जो कार्य बलराम ने किया, मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी वही करता। आप अपने ईमान से पूछे कि बलराम ने गलत किया या सही। आप अपनी सारी शक्ति को निचोड़ कर देखिए कि उसमें अब क्या बचा है। ऐसा कहकर सूर्या अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और यादव को भी इस बात का एहसास होता है कि बलराम ने कुछ भी गलत नहीं किया। और तभी यादव के पास राम सिंह का फोन आता है, जो उसे बताता है कि हमने बलराम को पकड़ लिया है।
जिस पर सूर्या की कही गई बात को यादव राम सिंह से कहता है। राम सिंह बलराम से पैसे की डिमांड करता है। जब बलराम पैसे निकालता है तब वह खुश हो जाता है, जिस पर बलराम कहता है कि अगर मेरे पास पैसे न होते तो तुम मेरा क्या करते। जिस पर राम सिंह हंसता है और रात को उन्हीं पैसों से प्रवासी लोगों के लिए खाना लाता है, जिसे सभी बच्चे और बुजुर्ग खाते हैं। और इसे देखकर सूर्य कुमार और रेनू काफी खुश हो जाते हैं। अंतिम में रेनू सूर्य कुमार से कहती है कि वह उसे शादी करेगी और उसने अपने पिता से ये बात कह दी है। वह सूर्य कुमार से प्यार करती है। जिस पर सूर्य पूछता है कि तुम्हारे पिता ने क्या कहा। तब रेनू बोलती है कि उन्होंने कहा घर में हम तुम्हारी कुटाई करेंगे। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।